सो वेलकम गाइस। अभी भाई आगे का नेक्स्ट इकोनॉमिक्स जो है उसमें आगे का हम देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का करना है भाई। इसके बाद फिर आरबीआई एंड इट्स पॉलिसीज और भी है भाई, नेशनल इनकम के बारे में भी पढ़ेंगे हम। बट फिलहाल जो है हमारा अभी नंबर 5 है हमारा, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो लेट्स स्टार्ट भाई, देखते हैं। अभी ओपन हो रहा है ये, थोड़ा सा टाइम लेता है। और यस, सो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में क्या होता है भाई, पहले तो देख लो इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। मोस्टली लोगों को पता होगा वैसे क्या होता है ये, बट ऐसे बताया था यार, मतलब रिवीजन मार रहे हैं तो भाई कर लेते हैं। इन्फ्लेशन जो होता है ना, व्हेन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस थ्रू आउट द इकोनॉमी, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ने लग जाता है तो इन्फ्लेशन बोलेंगे, और डिफ्लेशन क्या होगा, जब प्राइस डिक्रीज करने लग जाता है तो डिफ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या, कौन कैसे सिचुएशन में जो है वो इन्फ्लेशन होता है, तो उसका भी देख सकते हो भाई। इन्फ्लेशन जब एडी जो है वो ग्रेटर देन एएस होगा। एडी क्या होता है, एएस क्या होता है भाई। एडी होता है आपका एग्रीगेट डिमांड, एएस होता है आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ जाएगा सप्लाई से, तो हम बोलेंगे कि भैया इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है। क्यों, अभी बताता हूँ। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब तो प्राइस राइज से है ना, तो एडी ग्रेटर देन एएस होगा, तो फिर प्राइस राइज कैसे होगा वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि इफ आई हैव 10 वाटर बॉटल्स बट रिक्वायरमेंट 15 है, ठीक है। मतलब 10 मेरे पास है, तो जो है वो क्या होगा, सप्लाई है मेरे पास। तो 10 वाटर बॉटल्स की मेरे पास सप्लाई है। लेकिन डिमांड लोगों को कितना चाहिए, लोगों को तो 15 लोगों को चाहिए वाटर बॉटल, ठीक है। तो लेकिन मैं तो सिर्फ 10 ही लोगों को दे सकता हूँ ना। तो मतलब 15 इज ग्रेटर देन 10 है ना। मतलब जो डिमांड है 15 है और सप्लाई जो है 10 है, तो मतलब खरीदने वाले 15 लेकिन है तो 10 ही। तो इन दिस केस क्या होगा भाई, प्राइस राइज कर जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो अगर मैं 5 रुपए बोतल बेच रहा हूँ और 15 लोग लेने को तैयार है, तो अभी मैं सीधे बढ़ा के उसको 7 रुपए कर दूंगा। तो 15 लोग नहीं लेंगे, फिर क्यों, क्योंकि भाई पैसा का तो ध्यान रखना है ना लोगों को। तो 15 से कम होके 11 या 10 लोग ही हो जाएंगे, है ना। तो जब प्राइस बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को इक्वल कर दूंगा, ताकि मार्केट में जो है वो सब सामान्य रहे, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन है ना, वो एक ब्रह्म जाल है। भाई ब्रह्म जाल कैसे है, देखो इन्फ्लेशन होता है क्या, जब एग्रीगेट डिमांड जो है आपका ग्रेटर होगा एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। मतलब 15 इज ग्रेटर देन 10। तो सोल्यूशन विथ थॉट, तो हम क्या सोचेंगे कि भाई अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो सप्लाई बढ़ा दो। अगर 10 वाटर बॉटल है मेरे पास और 15 की जरूरत है, तो भाई 10 को बढ़ा के 15 कर दो। तो 15 लोगों को हो जाएगा, इच्छा पूर्ति हो जाएगी भाई, 15 लोगों को मिल जाएगा, है ना। आउटपुट बढ़ा दो। लेकिन आउटपुट बढ़ाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मान लो अभी आप बना रहे हो 10 वाटर बोतल, अभी बनाने के लिए आपको 10 मिस्त्री की जरूरत पड़ती है भाई, लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 10 वाटर बोतल बनाने के लिए 10 लेबर की जरूरत पड़ती है, तो 15 बनाने के लिए आपको कितनी, 15 की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो 5 लोग ऐसे गुटखा खा के इधर उधर थूक फेंक रहे थे और अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनको अब काम मिल गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो 5 लोगों को काम मिल गया। तो जो 5 लोगों को काम मिला तो पैसा भी आएगा, पीपल गेट मनी भाई। तो पैसा आया लोगों के पास, तो वो लोग भी आप कहेंगे कि अब मेरे को भी वाटर बोतल चाहिए भाई, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे को भी वाटर बोतल चाहिए। अगेन क्या हो जाएगा भाई, आपका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। सप्लाई तो बढ़ा आपका, लेकिन फिर से डिमांड बढ़ गया। अब ये फिर वापस से करते रहोगे, एक विशियस साइकिल में फंस जाओगे, कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो इन्फ्लेशन है ना, एक भ्रम जाल इसको बताया गया है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो है ना वो रखना ही पड़ता है, मतलब। तो अब आगे देखते हैं भाई डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। डिफ्लेशन जो है ना, एडी इज लेस देन एएस, ठीक है। इन्फ्लेशन का उल्टा हो गया डिफ्लेशन भाई, उसमें प्राइस राइज करता रहा था, इसमें प्राइस डिक्रीज करेगा भाई, ठीक है। तो इस बार क्या, मेरे पास 10 वाटर बोतल है, लेकिन अब भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, 5 ही लोग इंटरेस्टेड है। तो 5 ही लोग इंटरेस्टेड है और मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, तो भाई क्या करूंगा मैं, है। सिंपल सी बात है भाई, प्राइस कम कर दूंगा सिंपल, तभी तो लोग खरीदेंगे। जैसे सब्जी आप शाम को निकलते हो सब्जी लेने के लिए, और जब स्टार्टिंग में जब मार्केट एकदम गर्म होता है, तो देखते हो सब्जी वाले का भाव कितना ज्यादा रहता है ना। क्यों, क्योंकि तब लोग है उसके पास खरीदने के लिए, तब लोग है। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे, वैसे सब्जी वालों का दाम जैसे 20 रुपए 40 रुपए किलो से सीधे सालों का 25 रुपए किलो आ जाता है। क्यों, क्योंकि तब भाई बंदे को बेचना है, अपने पास रखना नहीं है माल, है ना। माल बेचना है और लोग है नहीं खरीदने के लिए, रात के 10 बजे कौन मिलेगा। तो प्राइस कम कर देते, ताकि जो भी लोग आए ना ज्यादा क्वांटिटी में खरीद ले, है ना। तो यार सब्जी से भी ऐसे समझ सकते हो आप डिफ्लेशन को, क्या हो जाएगा भाई। इसमें आउटपुट आप कम करोगे, एक तो ये भी तरीका है कि टू फिक्स डिफ्लेशन, एक भ्रमजाल। डिफ्लेशन भी एक भ्रमजाल है, उसको अगर फिक्स करने के बाद सोचोगे तो आप, मतलब फिक्स कैसे करोगे, कि अब मान लो 10 वाटर बॉटल है, 5 ही लोग चाह रहे हैं उसको, तो मैं कहूंगा कि ठीक है आउटपुट कम कर दे। लेकिन आउटपुट कम कर देने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो लोगों के पास
अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो फिर लोग कहेंगे कि अब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो भाई वाटर बोतल कहाँ से खरीदूं। तो जो 5 लोग वो इंटरेस्टेड थे वो भी कहेंगे अबे रहने दे यार, पैसा ही नहीं है भाई, मेरे को काम से निकाल दे सालों ने, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो छोड़ो रहने दो हटाओ। तो प्राइस जो है और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये और ज्यादा भाई जो है प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो लेट्स गो, आगे चलते हैं भाई। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या, क्रीपिंग स्लैश क्रॉलिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है भाई, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस बाय सिंगल डिजिट, ठीक है, तो सिंगल डिजिट से बढ़ेगा तो क्रॉलिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या थोड़ा सा फन एग्जांपल लिया मैंने। सांडे का तेल है, प्राइस मान लो इंक्रीज कर गया बाई 6%, ठीक है। तो 6% बढ़ गया, मतलब पहले मान लो 100 रुपया था तो 6% बढ़ गया, 106 रुपया हो गया। तो क्या सिंगल डिजिट में बढ़ा है ना प्राइस। तो क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर है दूसरा जंपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है भाई, व्हेन इन्फ्लेशन राइजेस बाय 2 डिजिट, ठीक है। तो सांडे का तेल है, अगेन सांडे का तेल है, अभी 2 डिजिट में बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया, ठीक है, या 12% हो गया। तो पहले कितना था भाई, मान लो या 60% हो गया, ठीक है। तो 100 रुपया था, 60% बढ़ गया, मतलब 2 डिजिट में बढ़ा ना, तो 160 रुपये हो गया, है ना। तो मतलब प्राइस बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इज वेरी हाई, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई विच कैन डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जैसे वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था भाई, बहुत खराब हालत हो गई थी। फोर्थ वाला है हमारा, यहाँ पर 10 टू द पावर समथिंग में बढ़ेगा आपका इन्फ्लेशन, यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। अच्छा, फोर्थ है स्टैगफ्लेशन या फिर स्लमफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन या स्लमफ्लेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन, देखो स्टैग का मतलब हो गया स्टैग्नेंट और फ्लेशन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन दोनों आएगा तो उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है भाई, प्राइस विल इंक्रीज बट एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। इसमें चीजों का प्राइस तो बढ़ना हो जाएगा, लेकिन साला क्या होता है, रिसेशन भी होता है, तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है ना, लोगों को काम से भी निकालने दिया जाता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिक्रीज करेगा। तो रीजन क्या होता है भाई, रीजन होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। 1970 में क्या होता, ड्यूरिंग 1970s व्हेन वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस वर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, ठीक है। तेल का प्राइस बढ़ गया था, साला सऊदी अरेबिया की जगह हो गई थी। तो फ्यूलिंग शार्प इन्फ्लेशन इज इन डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। शार्प इन्फ्लेशन हो गया था भाई डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके, अब इन्फ्लेशन देख लो क्या होता है, एक तो भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, डीपी इन्फ्लेशन, और एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, है ना, सीपी इन्फ्लेशन। तो क्या होता है, दोनों देखते हैं भाई, डीपी इन्फ्लेशन क्या है, सीपी इन्फ्लेशन क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग हैं यार, यहाँ पे मतलब वही हो चिल्ला रहे हैं, खैर उनको करो भाई थोड़ा सा। जो सीपी होता है उसके कॉजेस देख लो, तो डीपी जो है ना, डीपी और सीपी के कॉजेस देख लो। डीपी का कॉज क्या होता है भाई, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन सैलरी, डिक्रीज इन टैक्स एंड ब्लैक मनी। तो ये 4 कॉजेस है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ना, उसका रीजन है इंक्रीज इन टैक्स, ठीक है, एक तो टैक्स बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा मैंने कि क्रिकेट बैट है 100 रुपए का था, ठीक है, 5 रुपए उसमें टैक्स लग जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स। तो बट टैक्स इंक्रीज कर दिया जाता है, मान लो 15 रुपए। पहले टोटल प्रोडक्शन होकर 100 रुपए का मिलता था, जिसमें 5 रुपए क्रिकेट बैट में टैक्स भी लगा रहता था, तो टैक्स लगा के 100 रुपए का था। अभी टैक्स बढ़ा के 5 से 15 रुपए कर दिया है। तो अभी मतलब 10 रुपए बढ़ गया ना, तो मतलब 95 प्लस 15 कितना हो जाएगा भाई, 110 रुपये, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या हो गया, 110 रुपये हो गया। टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे इंक्रीज इन वेज रेट। पहले मान लो क्रिकेट बैट जो है ना, एक लेबर को एक क्रिकेट बैट बनाने पे वेज 20 रुपए मिलते थे, ठीक है। अब 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। 30 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, अब 10 रुपये बढ़ गया ना। जब अगर वेज बढ़ गया तो वेज कहाँ से निकालेगा, जो कंपनी है वेज अपने पॉकेट से तो निकालेगा नहीं, आप ही को पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। तो 10 रुपये वेज बढ़ गया है लोगों का, तो 100 से क्रिकेट बैट की प्राइस 100 से बढ़ के 110 रुपये हो जाएगी, ठीक है। थर्ड इसका जो है वो है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ न्यू रॉ मटेरियल, ठीक है। पहले मान लो क्रिकेट बैट बनाने के लिए मतलब क्या, लकड़ी चाहिए, तो 5 रुपए की लकड़ी आती थी, अभी 5 से बढ़ के 10 रुपए की लकड़ी हो गई। 5 रुपए जो बढ़ गया है ना, 5 रुपए भी हम ही पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, मान लो क्रिकेट बैट अब यूज ही नहीं करते लोग, अब भाई चाहिए सबको, मतलब लोहे का बल्ला चाहिए, है ना, लकड़ी का चाहिए नहीं, लोहे का बल्ला चाहिए। तो अब क्रिकेट बैट जो है ना भाई, उसका क्या हो जाएगा, कोई चाय, मतलब प्राइस जो है एकदम जबरदस्त जो है, दे समझ गए होगे आप। क्या यार, मतलब लड़खड़ा सा रहा हूँ मैं अभी। ओके, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो देख लो भाई क्या होता है इफेक्ट्स इन्फ्लेशन का, इसका लॉस है प्रॉफिट है, दोनों ही है।
क्या होता है? तो लॉस किसको होता है भाई? कंज्यूमर को होगा। इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ेगा तो भाई हमारी वाट लगने वाली है, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूसर को होगा। क्यों? इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया मतलब पहले भी उतने का ही वो बंदा बना रहा था, 50 रुपए मान लो उसका कॉस्ट आ रहा था, अभी भी 50 रुपए कॉस्ट आ रहा था, अभी 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 भी 50 रुपए ही कॉस्ट आ रहा है। लेकिन पहले 100 रुपए का बेच रहा था, अब सारा 150 का बेच रहा है। तो हमें तो 50 रुपए का चीज अब 100 की बजाय 150 में खरीदना पड़ रहा है, उसको 50 रुपए की चीज 100 के बजाय 150 में बिक रहा है। तो उसका तो बल्ले बल्ले, हमारी तो लगी पड़ी है। और किसका फिक्स सैलरी पर्सन का लॉस होगा? चेंज सैलरी पर्सन का कोई लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। जो थर्ड है मनी लेंडर। जो मनी लेंडर मतलब जो उधार दिया, जो उधार देता है ना, मनी लेंडर जो उधार देता है भाई, उसको लॉस हो जाएगा। और जिसने उधार लिया उसको भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है ना कि जो मनी है, मनी का वैल्यू कम हो जाता है। मतलब चीजें का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मनी का वैल्यू कम हो गया। तो मान लो अगर मैंने किसी को 1000 रुपए उधार दिए थे, तो अभी 1000 रुपए की वैल्यू कम होके कितना हो गया भाई? मान लो 1000 रुपए की वैल्यू कम होके 990 रुपए हो गया। तो यार 10 रुपए का तो मेरे को घाटा हो गया ना, है ना। और जो जो बंदा मतलब इसमें प्रॉफिट किसको होगा? मनी बोरोवर का, ठीक है। मतलब जिस बंदे ने 1000 रुपए लिया है उसको तो फायदा हो गया ना, क्योंकि अब उसको 990 रुपए के बराबर ही मेरे को पे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब जो मेरे को 1000 रुपए पे भी कर रहा है तो 990 के बराबर ही है वो 1000 रुपए का। उसने तो अपना काम कर दिया, बल्ले बल्ले कर लिया, साला मेरी लग गई वाट। ओके। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब अच्छा, इसको कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स है, वो देख लो क्या होते हैं भाई। एक तो है भाई फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो एक दो तरह के पॉलिसी होते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिस्कल पॉलिसी होता है, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, वो आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई भाई अपना काम करता है मॉनेटरी पॉलिसी लगा के। आगे पढ़ेंगे हम इसके बाद। रेपो रेट रहता है, रिवर्स रेपो रेट रहता है, बैंक रेट रहता है, वगैरह सब ओपन मार्केट ऑपरेशन से सब रहता है उसमें, मॉनेटरी पॉलिसी में। और जो फिस्कल पॉलिसी होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट मतलब उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो रहता है ना, उसका रहता है। तो उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वेज रेट वगैरह इन सब के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो मेजर है। अब फिस्कल पॉलिसी से हम इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे वो देख लो। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। डिक्रीज क्यों कर देंगे? देखो, इन्फ्लेशन कब होगा? जब एडी इज ग्रेटर देन एएस। बड़े चूतिए बच्चे हैं यहाँ पे यार, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हैं। ओके। सो इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? एडी इज ग्रेटर देन एएस, है ना। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे। क्यों? अच्छा, एडी इज ग्रेटर देन एएस का क्या मतलब हुआ? कि जो डिमांड है ना, एग्रीगेट डिमांड है, वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। मतलब कि लोगों के पास पैसा है तभी तो डिमांड कर रहे हैं। जेब में पैसा नहीं होगा तो डिमांड थोड़ी करेंगे लोग। तो लोगों के पास पैसा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देंगे। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब कम हो जाएगी तो लोगों का जो खर्चा है दूसरे चीजों में ज्यादा होने लग जाएगा। जब दूसरे चीजों में ज्यादा होने लग जाएगा तो अगेन प्राइस क्या करेगा भाई? जो मतलब सब डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ओके। एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का क्या करेंगे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करने लग जाए, मान लो अगर मेरे को बस बस जो है वो फ्री हो जाए मेरे लिए, तो बस का पैसा तो बढ़ गया ना, बच गया ना मेरे पास। तो बस का पैसा जो बचा है उस चीज़ से मैं दूसरे चीज़ खरीद सकता हूँ ना, कोई सामान वामान खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास पैसा आ गया जेब में, है ना। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वेज रेट में क्या हो जाएगा भाई? वेज रेट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेज रेट को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेज रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे? देखो, वेज रेट मान लो अभी मैं कमा रहा हूँ 100 रुपए, तो मेरे जेब में पैसा है, ठीक है। 100 रुपए आ रहे हैं भाई, डेली हर मिनट के 100 रुपए आ रहे हैं। मतलब मिनट के कमा रहा हूँ बेटे, तुमने क्या सोचा एक दिन के? मान लो एक दिन में, मान लो मैं कमा रहा हूँ 2000 रुपए, ठीक है। एक दिन के 2000 रुपए मैं कमा रहा हूँ, तो अब मान लो वेज रेट जो है वो कम हो जाएगा। अब मेरे को सिर्फ 2500, 2000 की जगह 1000 रुपये ही मिल रहा है सीधे, मतलब कट गया। तो अब 2000 की जगह 1000 रुपये मिल रहा है, तो मेरे पास जेब में पैसा कम होगा। जेब में पैसा कम होगा तो मैं डिमांड चीजों का कम कर दूंगा, है ना। अपना खर्चा संभालना पड़ेगा मेरे को। वेज रेट मान लो 2000 रुपये कमा रहा था, अब 3000 रुपये कमा रहा हूँ मैं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, तो अब भाई अपन भी भाई खरीदेंगे आईफोन सीधे मस्त। तो आईफोन की क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो डिफ्लेशन का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई की इक्वल आ जाएगी डिफ्लेशन में। तो जो है इक्विलिब्रियम जो है वो हासिल हो जाएगा, मार्केट में वो हो जाएगा। टैक्सेशन का क्या होगा? टैक्सेशन, देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन को जो है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ा दो, और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए टैक्स कम कर दो। अगेन वही रीजन है कि जेब से पैसा गया इन्फ्लेशन में, टैक्सेशन बढ़ाने की वजह से, और डिफ्लेशन में जेब में पैसा आया। फॉरेन ट्रेड क्या हो जाएगा भाई? इंपोर्ट बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट पे ध्यान दो, डिफ्लेशन में। अच्छा, अब समझ में आ गया होगा, मतलब पूरा पूरा अच्छे से समझाया मैंने मेरे ख्याल से तो। अब कुछ क्वेश्चंस है भाई, वो देखते हैं।
बस ये सोच रहा हूँ कि ज्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सफर द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सबसे गंदा कौन सफर करता है भाई इन्फ्लेशन में? देखो, क्रेडिटर जो है, मनी लैंडर, क्रेडिटर कौन होता है? मनी लैंडर होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर बहुत गंदा सफर करता है, क्योंकि उस बंदे ने 1,000 रुपए किसी को दिए थे, अब साला 1,000 रुपए की वैल्यू ही 990 रुपए हो गई, तो उसका तो भाई बहुत गंदा वाला कटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज मनी इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, है ना, मतलब पैसा भाई दाम बढ़ गया एकदम बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आया। ओके, डीवैल्यूएशन यूजुअली कॉज द इंटरनल प्राइसेस टू। ठीक है, डीवैल्यूएशन की वजह से इंटरनल प्राइसेस में क्या होता है? अगेन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के, मतलब वो ऐसा मत समझना कि आता नहीं है, रखो। तो भाई कमेंट करना, कमेंट करने से क्या होगा, अपना वॉच टाइम जो है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा भाई, जो तो वीडियो का जो है वो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस टू, डीवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस टू रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ऊपर वाला भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन भाई ऊपर वाला मतलब सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन खुद से करना, नीचे वाला से चीटिंग मत कर लेना। वैसे मैंने दोनों सेम ही किया है, लेकिन ऐसे क्यों किया मेरे को याद भी नहीं है। ठीक है, द बेस्ट मेजर टू एक्सेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, है ना, बेस्ट मेजर टू एक्सेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, बेस्ट मेजर टू एक्सेस अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ओके, अभी इंडिया का बढ़ता जा रहा है, मतलब अच्छी बात है बहुत ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन टेम्पोरली। ठीक है, तो किस चीज का यूज करेंगे कि इन्फ्लेशन को टेम्पोरली चेक करने के लिए? डिक्रीज इन मनी सप्लाई को। ठीक है, व्हेन एएस इज ग्रेटर देन एडी, क्या हो जाएगा भाई? एएस एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, क्या हो जाएगा भाई? इन्वेंटरीज एक्यूमुलेट। ठीक है, इन्वेंटरीज जो है बढ़ने लग जाएगा, चीजें सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो क्या होगा, मतलब सप्लाई ज्यादा है तो मतलब मेरे पास जो वेयर हाउस में चीजें भरने लग जाएगी, है ना, भरने लग जाएगी चीजें। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, साला सब कुछ वेयर हाउस में दबा कर रखना पड़ रहा है भाई, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डीवैल्यूएशन मेक्स इंपोर्ट, डीवैल्यूएशन से इंपोर्ट क्या होता है भाई? डीवैल्यूएशन से इंपोर्ट डियरर। ठीक है, डियरर, डियरर यहाँ पे मतलब है महंगा। ठीक है, डियरर का मतलब है महंगा। डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इंपोर्ट जो है महंगा हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, पहले डीवैल्यूएशन मतलब 100 रुपए जो है, मतलब $1 75 रुपए का राउंड चल रहा है अभी, मान लो डीवैल्यूएशन हो जाए, $1 100 रुपए का बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब $1 100 रुपए का बराबर हो जाएगा, तो जो अमेरिका में लोग रह रहे हैं, पहले वो $1 में 75 रुपए का सामान खरीदते थे, लेकिन अब तो 100 रुपए का सामान खरीद पा रहे हैं वो। ठीक है, तो मतलब अब ज्यादा सामान खरीदेंगे वो, तो क्या हो जाएगा भाई इससे? जो हमें जो बेचना है, अब जो हम बेच रहे हैं, मान लो अमेरिका को पहले मैं 2 कैंडी बेचता था, है ना, 75 रुपए में 2 कैंडी बेचता था, लेकिन अब तो $1 100 रुपए का हो गया, मतलब 3 5 6 10 12 कैंडी खरीदेंगे अमेरिका वाले, और मैं बेचूंगा भी ज्यादा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया। लेकिन इंपोर्ट क्या हो जाएगा? अमेरिका से मेरे को कोई सामान खरीदना है ना, तो पहले तो साला 75 रुपए में एक सामान मिल जाता था, लेकिन अब उसी सामान के मेरे को 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, है ना, तो इम्पोर्ट कम हो जाएगा इसे डिवैल्यूएशन से। ठीक है, और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। चलो, मैंने अच्छे से समझा दिया भाई, क्या बात है, शाबाश। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, डियर मनी मीन्स, डियर मनी का क्या मतलब होता है भाई? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर मनी का क्या मतलब होता है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखो डियरर से याद रहेगा ना, डियरर महंगा, डियर मनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, महंगा ही हो गया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट? पर कैपिटा इनकम एक बेटर मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बहुत जरूरी है, याद रखना। द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, है ना, डिस इन्फ्लेशन। प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को संभालना है, क्यूर करना है, तो बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रिड्यूस करके डिस इन्फ्लेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी की है, तो समझ पाओ तो समझ लेना भाई, मैं नहीं समझा रहा क्योंकि भाई वीडियो लंबा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर रेट ऑफ ग्रोथ इज लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को समझा रखा है, तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा जो है वीडियो पॉज करो, ताकि मेरा वॉच टाइम भी अच्छा हो, वीडियो पॉज करके देख लो, समझ लो। ठीक है, समझने के लायक है ये, मतलब उस तरह से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, डीवैल्यूएशन से क्या होता है करेंसी का? ठीक है, देख लेना, अभी बताया मैंने, जस्ट अभी 2 3 क्वेश्चन पीछे ही बताया डीवैल्यूएशन से क्या होता है, बस समझाया भी है मैंने बहुत अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन बैंकिंग मीन्स, ग्रीन बैंकिंग का क्या मतलब होता है? देखो, पहले ग्रीन बैंकिंग का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट प्लस नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, एंड ग्रीन बैंकिंग आर नॉर्मल बैंक्स
ठीक है, ग्रीन बैंक्स एंड नॉर्मल बैंक्स। और ग्रीन बैंकिंग एक एथिकल बैंक्स एंड सस्टेनेबल बैंक्स, ठीक है। तो ग्रीन बैंकिंग मींस फाइनेंसिंग ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बाय बैंक्स, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट इज डिसइन्वेस्टमेंट, देखो याद है पहले वाले में पढ़ा था, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, माइनॉरिटी सेल होता है, मेजोरिटी सेल होता है। माइनॉरिटी सेल में मैक्सिमम 49% बेचोगे, मेजोरिटी सेल में कम से कम 51% बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को बेचना पड़ेगा ना, ऑफलोडिंग हो गया गवर्नमेंट शेयर्स का, गवर्नमेंट शेयर कम हो जाएगा, प्राइवेट को ज्यादा थोड़ा सा पड़ेगा। चीप मनी मींस, चीप मनी क्या था, देखो डियर और मनी क्या था भाई, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चीप मनी क्या होगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या था जाएगा यार, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बता भी रखा है मैंने, थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट शुड इंक्रीज, ठीक है। टैक्स जो है ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन टैक्स रेट्स शुड इंक्रीज। इन्फ्लेशन रिडिस्ट्रीब्यूट्स इनकम एंड वेल्थ इन फेवर ऑफ रिच, ओके, तो समझ में आ गया होगा शायद। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट डिफिसिट फाइनेंसिंग विल सर्टेनली लीड टू इन्फ्लेशन, ओके, ठीक है यार, मतलब पांडु क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक अराइजेस फ्रॉम, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक अराइजेस फ्रॉम, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, ठीक है। अगर रिसोर्सेस होता तो ऑप्शन 2 होता, ठीक है। अगर रिसोर्सेस होता तो सेकंड होता है ना, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स है। पहला ऑप्शन है प्लेंटी, और दूसरा ऑप्शन है स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। तीसरा ऑप्शन है मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, ठीक है। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। अगर मान लो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स की ना हो, अगर रिसोर्सेस होता तो सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन गुड्स है तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन होगा मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक अराइजेस फ्रॉम, अगेन ये अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रखा हो तो पता होगा भाई, तुम्हें 11th क्लास में पढ़ाया रखा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बता रखा मैंने। अगेन वीडियो पॉज करो और देख लो, मैं नहीं समझा रहा अभी, वॉच टाइम बढ़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों, एड इज ग्रेटर देन एएस, डिमांड ज्यादा मतलब पैसा ही पैसा लोगों के पास, ठीक है। इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस ना, इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, डिमांड ज्यादा होता है ना। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन came to be known as State Bank of India, SBI, Imperial Bank of India ही SBI बन गया, ठीक है। Inflation can be checked by decreasing money supply, ठीक है। वो वाला का मत कर लेना, स्टार्टिंग में जो बताया मैंने इन्फ्लेशन भ्रमजाल है, तो वो मत सोच लेना कि भैया इन्फ्लेशन है भ्रमजाल तो सप्लाई कम है तो आउटपुट बढ़ा दूंगा। आउटपुट बढ़ाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, पैसा ही पैसा होगा लोगों के पास, फिर और ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा, फिर और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, समझे। तो सबसे अच्छा रहेगा क्या, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई को ही कम कर दो, मार्केट में पैसा ही कम कर दो। तो मार्केट में ही पैसा कम होगा तो लोग, पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास, तो भाई डिमांड अपने आप जो है इन्फ्लेशन चेक में आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये चीज को जो है ना, हम थोड़ा सा शायद आरबीआई पॉलिसी में जब हम पढ़ेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह वगैरह, रेपो रेट, ये सब, तो उन सब में थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए तो भाई क्वेश्चन देख लो, स्टैग्फ्लेशन इज अ सिचुएशन ऑफ स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा नाम रिसेशन होता है स्टैग्नेशन का, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड रिसेशन याद होगा ना, स्टैग्फ्लेशन का बताया था मैंने, स्टैग से मतलब हो गया स्टैग्नेंट, और इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन याद होगा थोड़ा सा आपको। डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, है ना, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन में वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, मैंने समझा भी रखा है, पहले वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो डिफ्लेशन उसका उल्टा हुआ, ठीक है। स्टैग्फ्लेशन रेफर टू अ सिचुएशन विच इज इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टैग्फ्लेशन इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन, रिसेशन क्या होता है भाई, मंदी आ गई, ठीक है। तो मंदी आ गई तो समझ ही रहे हो, आपको अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों के पास कुछ है ही नहीं। ओके, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भाई सब्सक्राइब कर देना, है ना, यही फीस है भाई वीडियो देखने का। चलो, थैंक यू।